जर्मन्स और ज्यूस के बीच मैरिज तक को लीगल डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी के एक डिप्लोमेट अर्नस्ट वोहमरेथ की गोली मारकर हत्या कर देता है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 60 लाख से ज्यादा ज्यूस मार दिए गए, जिसके अपोज में अगले ही दिन 5 अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया। एक ऐसा टाइम जब पूरे यूरोप में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, ज्यूस मस्ट डिसअपियर। 60 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। That 6 million Jews died in the Holocaust. आज वही कम्युनिटी दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर, $1 बिलियन कंपनीज एंड थिंक टैंक्स में लीड कर रही है। सवाल है कैसे? ये कहानी है डिस्ट्रक्शन से डायरेक्शन तक के सफर की। ये कहानी है ज्यूस की। असल में कहानी की शुरुआत होती है 1920s के जर्मनी में, जहां वर्ल्ड वॉर 1 की आर ने जर्मन इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया। देश हार के गुस्से, बेइज्जती और बेरोजगारी से भरा हुआ था और इसी अंधेरे में एक फॉर्मर सोल्जर ने माइक उठाया, अडोल्फ हिटलर। Gib du jetzt deine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. उसका मानना ये था कि जर्मनी को बर्बाद करने वाले लोग बाहर के नहीं, अंदर के ही हैं। उसका कहना था कि ज्यूस मीडिया, बैंकिंग और एजुकेशन में डोमिनेट करते हैं और असली जर्मन्स को पीछे छोड़ देते हैं। उसका ओपिनियन ये था कि जर्मन्स ज्यूस और बाकी सभी रेसिस से सुपीरियर हैं। ये नैरेटिव वहाँ की आम जनता में तेजी से फैला। लोगों ने सपोर्ट दिखाया और 1933 में हिटलर चांसलर बन गए और वहाँ से एक के बाद एक नए लॉज आते गए, जिसमें सबसे पहले ज्यूस की सिटीजनशिप को कैंसिल किया गया। उन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया और यहाँ तक कि न्यूरेमबर्ग लॉज 15 सितंबर 1935 इस लॉ के तहत जर्मन्स और ज्यूस के बीच मैरिज तक को लीगल डिक्लेयर कर दिया। इस बात से ज्यूस के अंदर भी काफी गुस्सा बढ़ता जा रहा था और फिर 7 नवंबर 1938 को एक जर्मन बोर्न पोलिश ज्यू लड़का हर्शल फेबल ग्रीन्ज़पन पेरिस में मौजूद जर्मनी के एक डिप्लोमेट अर्नस्ट वोहमरेथ की गोली मारकर हत्या कर देता है। ये न्यूज चारों तरफ आग की तरह फैलती है, जिसके अपोज में 2 दिन के अंदर ही 1400 से ज्यादा साइनागोग्स यानी ज्यूस प्रेयर हाउस और 7000 से ज्यादा दुकानें जो मोस्टली ज्यूस की थी तोड़ दी जाती है और 30,000 से ज्यादा ज्यूस को पकड़कर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन मार्टिन गिलबर्ट लिखते हैं 1933 से 1945 तक के बीच यह दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन था ज्यूस के खिलाफ, जिसने वर्ल्ड वाइड अटेंशन गेन किया। ज्यूस पर अपनी मर्जी से देश छोड़ने का दबाव तो 1933 से ही बनाया जा रहा था, बट 1942 तक आते आते इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई थी। फिर 20 जन 1942 नाजी जर्मनी के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक हाई लेवल मीटिंग होती है, वानसे कॉन्फ्रेंस, जिसमें नाजी लीडरशिप एक प्लान बनाती है, द फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन, जिसमें डिसाइड होता है कि जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप से ज्यूस को इकट्ठा करके पोलैंड भेजकर उन्हें मार दिया जाएगा। हर ज्यूइश आदमी, औरत और बच्चे को सिस्टेमेटिकली डेथ कैंप्स भेजना, गैस चैम्बर, स्टारवेशन और फोर्स्ड लेबर का नेटवर्क बनना शुरू हो गया था और वहाँ हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी, कौन आया, किस दिन गया या फिर डेट ऑफ डेथ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ऑर्गेनाइज्ड मास किलिंग था, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 60 लाख से ज्यादा ज्यूस मार दिए गए। होलोकॉस्ट के बाद यूरोप उनके लिए रहने लायक नहीं रहा। रेफ्यूजी बनकर कुछ लोगों ने यूएसए, रशिया, पैलेस्टीन और यूरोप के कोने कोने में असाइलम लिया। कुछ लोग इंडिया भी आए, जिसमें बॉम्बे, पुणे, कोची में छोटी छोटी कम्युनिटीज बसी। वहाँ उन्हें सेफ्टी मिली और आइडेंटिटी छुपानी नहीं पड़ी। ज्यूस ने अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। हर कंट्रीज में स्कूल्स, कम्युनिटी, लाइब्रेरी और लर्निंग सेंटर्स बनाए। हर जनरेशन को उनकी कहानी बताई गई। 1950s के एंड तक वो साइंस, लॉ और बिजनेस जैसे फील्ड में निकल के आने लगे। उनकी प्रोग्रेस सिर्फ इंडिविजुअल नहीं थी, बल्कि कम्युनिटी लेवल स्ट्रेटेजी थी। इजराइल फॉर्मेशन। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ब्रिटेन को पैलेस्टीन में सेल्फ गवर्नेंस स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी दी गई, बट ज्यूस वर्सेस अरब के बीच बढ़ती टेंशन के चलते यूएन में एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया, जिसमें पैलेस्टीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एक ज्यूइश और एक अरब स्टेट। United Nations General Assembly passed Resolution 181
ending Britain's occupation of Palestine and partitioning it into 2 independent states. जूस ने तो इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट अरब्स ने इसका अपोज किया और फिर 14 मई 1948 को इसराइल ने खुद को सोवरन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, जिसके अपोज में अगले ही दिन 5 अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया। और यहाँ से फर्स्ट अरब इसराइल वॉर शुरू हुआ। इस वॉर में इसराइल ने अपनी टेरिटरी को अच्छे से डिफेंड तो किया ही, बल्कि एक्सपेंड भी किया। तब से इसराइल और अरब्स के बीच ये वॉर्स चलते आ रहे हैं। 1956 स्यूज क्राइसिस, 1967 सिक्स डे वॉर, 1973 योम किपुर वॉर, 'जहां से जेरूसलेम एक सेंट्रल डिस्प्यूटेड जोन बन गया। दोनों ही साइड से अपना कैपिटल क्लेम करते हैं। अरब कंट्रीज के सपोर्ट में आकर पाकिस्तान और बहुत सारे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने आज तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली जियोपॉलिटिकल होता गया और फिर चलते चलते रिलीजियस से ज्यादा पावर, टेरिटरी और आइडेंटिटी का सवाल बन गया। मॉडर्न वॉर्स, 2007 के बाद गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल आया, जो एक इस्लामिस्ट ग्रुप है और आज तक इसराइल के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता आ रहा है। इसराइल और हमास के बीच मल्टीपल वॉर्स हुए हैं। 2008 ऑपरेशन कास्ट लीड, 2012 पिलर ऑफ डिफेंस, 2014 प्रोटेक्टिव एज एंड 2023 एंड 24 के बीच काफी हैवी रॉकेट फायर और एयर स्ट्राइक्स हुए। जो वर्ल्ड वाइड काफी हाईलाइटेड भी रहा, इनफैक्ट आज तक चल रहा है। ईरान भी ओपनली हमास और हिजबुल्ला का सपोर्ट करता है। इसराइल इसे डायरेक्ट थ्रेट मानता है, स्पेशली ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को। ये पूरा वेस्ट एशिया एक अनस्टेबल सिक्योरिटी जोन बन चुका है, जहां हर मूव का एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट होता है। जियो सॉफ्ट पावर, आज जियोस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.2% है, पर नोबेल प्राइज विनर में उनका हिस्सा 20% से ज्यादा है। मीडिया, फाइनेंस, टेक एंड लिटरेचर, हर ग्लोबल थॉट सेक्टर में ज्यूइश प्रेजेंस विजिबल है। पर ये किसी सीक्रेट या शॉर्टकट का रिजल्ट नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट कम्युनिटी वाइड माइंडसेट और सिस्टम का रिजल्ट है। अर्ली एजुकेशन, रिस्क टेकिंग, स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, उनकी लेगेसी का बेस सेल्फ रिलायंस है और हर जनरेशन के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट बना हुआ है। अगर इस कहानी से कुछ सीखना है तो ये कि आइडेंटिटी, लैंड और पॉलिटिक्स के बीच अगर कोई कम्युनिटी स्ट्रक्चर्ड रहे तो उसका कमबैक मुमकिन है। सिंपैथी ने नहीं, सिस्टम ने उनकी सर्वाइवल को इंश्योर किया। और ये वीडियो किसी साइड का पर्सपेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी का मिरर है। अगर आप चाहे तो इस मिरर से कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं।